हाय दिस इज जोसेफ जॉन और आज हम 12th पार्ट में आर एस अग्रवाल टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर के 1B एक्सरसाइज के 15th, 16th, 17th और 18th क्वेश्चन को देखने वाले. Let us get into the question and understand the question first. So the question says, find the least number which should be added to 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3. ठीक है. Which should be added to this number. वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा नंबर आप बताइए, उस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करना चाहिए अपन को, जिस ऐड करने के बाद so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3. जैसे ही हम वो नंबर को ऐड कर देंगे तो ये जो नंबर्स है दैट इज 5, 6, 4 और 3, ये चारों के चारों नंबर अगर हम इंडिविजुअली उसे उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 छोड़ेगा. ऐसा नंबर को ढूंढ के बताइए. पूछ रहे कि क्या ऐड करना चाहिए, कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए. ठीक है, तो एक ये चीज समझ में आ गया कि हमें देखिए 4 नंबर दिए गए हुए हैं. और हमें पूछा है कि एक नंबर है दैट इज 2497, बड़ा नंबर है. ऑटोमेटिकली हमें ये समझ में आ गया कि हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि बड़ा नंबर मतलब एलसीएम होगा. एलसीएम बड़ा हो सकता है या तो इन चारों नंबर में से किसी नंबर के बराबर हो सकता है, बट उससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा. और एचसीएफ जो होता है वो छोटा होता है और इन नंबर्स में से किसी नंबर के बराबर तक भी हो सकता है. ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था. तो एक ये चीज़ पता चल गया कि एलसीएम निकालना है, तो हम सबसे पहले ही एलसीएम निकाल लेते हैं इन चारों नंबर का, 5, 6, 4 और 3 का. एलसीएम निकालने का हमें पता है 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है. 6 का 2 into 3 हो जाएगा, हमें डायरेक्टली हम देखकर ही बता सकते हैं. 4 का 2 into 2 हो जाएगा और 3 का 3 ही रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर है. और हम अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या है एलसीएम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर. प्राइम नंबर्स सारे ही प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स में यहाँ पे 2⁻² है जो कि 2 में हाईएस्ट पावर है, तो मैंने 2⁻² ले लिया. 5 में 5⁻1 एक ही है और वो ही हाईएस्ट पावर है, तो 5 को मैंने ले लिया. और उसके बाद 3 है, 3 में भी ⁻1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी ⁻1, तो दोनों में से कोई सा एक ले लेंगे. तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल गया 60. ये जो एलसीएम है ये 60 मिल गया हमें. और ये नंबर हमें पता है 5, 6, 4 और 3. ये सारे नंबर 60 से प्रॉपरली डिविजिबल है, ये तो हमें समझ में आ गया. अब इस नंबर से में क्या ऐड करना चाहिए ये पूछा है. तो अगर मैं 60 से इस नंबर को डिवाइड कर दूं, 2497 को डिवाइड कर दूं, और अगर मुझे कुछ रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर को मैं, जो मेरा मेन नंबर है दैट इज 2497, इससे मैं वो रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा तो मुझे एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इन चारों से डिविजिबल है. ठीक है, इतना तो हमें पता है, हम लोग इतना करते हैं, पहले सॉल्व आउट करते हैं. मैंने क्या किया, मैंने 2497 को 60 से डिवाइड कर दिया. डिवाइड करने के बाद मुझे एक रिमाइंडर मिला दैट इज 37. अब मैंने इस 37 को क्या किया, 37 को इस नंबर 2497 से जैसे ही मैं माइनस करूंगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा. तो मैंने 2497 के साथ -37 कर दिया. तो अब मुझे मिल गया 2497 - 37 का मतलब हो गया 2460. बट क्या हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि ऐसा नंबर जो कि डिविजिबल हो? नहीं, हमसे ये पूछा गया था कि 2497 से के साथ क्या ऐड करें.
ऐड करें मतलब उससे भी बड़ा नंबर होगा आंसर। और हमने अभी इसके जस्ट पहले वाला नंबर का आंसर निकाल लिया कि ये तो डिविजिबल होगा। अब जस्ट बाद वाला नंबर कौन सा होगा? जस्ट बाद वाला नंबर अगर मैं इसी नंबर के साथ दैट इज 2460 इसके साथ अगर मैं 60 ऐड कर देता हूं, अगर मैं +60 कर देता हूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा जो कि 2497 से बड़ा होगा और 60 से डिविजिबल होगा। तो मैंने ऐड कर दिया तो मुझे मिल गया 2520। 2520 इज डिविजिबल फ्रॉम 60। अब हमसे पूछा क्या गया था? 2497 से मैं क्या ऐड करूं कि डिविजिबल हो जाएगा? तो मैं 2520 जो है ये नंबर डिविजिबल है, ये हमें समझ में आ गया। इस नंबर के साथ अगर मैं 2497 को मैं माइनस करता हूं, माइनस करूंगा तो मुझे 23 मिलेगा। और यही 23 अगर मैं इस नंबर दैट इज 2497 के साथ अगर ऐड कर दूं तो मुझे 2520 मिलेगा जो कि इन चारों नंबर से डिविजिबल है, दैट इज 5, 6, 4 एंड 3। क्यों? क्योंकि ये नंबर 60 के टेबल में आता है और ये नंबर एलसीएम इस नंबर को डिवाइड कर सकता है, मतलब ये चारों नंबर भी इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? 23। 23 शुड बी एडेड टू 2497 टू गेट दैट 5, 4, 6 and 3 are divisible by that number। अब हम जाते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक मेथड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एक मेथड याद रखना पड़ेगा जहां पे दिया हुआ है 3 नंबर्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसको इन तीनों से अगर आप डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर छोड़े, ऐसा नंबर आपको बताना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। जो ग्रेटेस्ट नंबर्स हैं जैसे कि 43 छोटा है, 91 बड़ा है और 183 बड़ा है, ये दो बड़े नंबर जो है, ये बड़े नंबर छोटे नंबरों से हम माइनस कर देंगे। दैट मीन्स सबसे पहले तो हम निकालेंगे कौन कौन से किससे बड़े नंबर्स हैं। 183 91 से बड़ा नंबर है, 183 43 से भी बड़ा नंबर है, 183 91 से भी बड़ा है, 183 43 से भी बड़ा है। और हमें ये पता है कि 91 जो है वो 43 से बड़ा है, 91 43 से बड़ा है। इन 3 केसेस के अलावा कोई और केसेस नहीं बनेगा। कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस। अब हम इन नंबर्स को माइनस कर देंगे, दैट इज 183 को हम 91 से माइनस करेंगे, 183 को 43 से माइनस करेंगे और 91 को 43 से माइनस करेंगे। जो हमारे पास आंसर्स आएंगे ये हमने माइनस कर दिया है, माइनस किया तो 140 एक आंसर आया, एक 92 एक आंसर आया और एक 48 एक आंसर आया। अब इन तीनों नंबर, ये जो नए नंबर हमें मिले हैं, इस नंबर का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया हुआ है? द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, ये इस नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब छोटा नंबर पूछा गया, इन तीनों से छोटा नंबर पूछा गया है। तो हमें HCF निकालना है, यहाँ से हमें पता चल गया। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन कर दिया। फैक्टराइजेशन मैंने आपको पहले ही प्रोसेस बता दिया है, तो वैसे ही तीनों नंबर के मैंने फैक्टराइजेशन कर दिए। फैक्टराइजेशन करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का मेथड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन टर्म्स हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने रेज टू द पावर के फॉर्म में लिख दिया है
चीज़ों को। और रेज टू द पावर में कॉमन टर्म्स क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन है तीनों में, तो 2 में से लोएस्ट, इन तीनों में से 2 रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 2 है, 2 रेज टू द पावर 4, इन तीनों में से लोएस्ट क्या है 2 रेज टू द पावर 2, दो 2 रेज टू द पावर 2 है, हम किसी एक को ले लेंगे। और उसके बाद 23 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है और 7 नहीं है, ये सारे ही नंबर तीनों में कॉमन नहीं है, तो हम इनमें से कोई नंबर नहीं लेंगे। हमें आंसर क्या मिला 2 रेज़ टू द पावर 2 दैट इज 4। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 आ गया और यही हमारा आंसर भी है। अगर हम इस नंबर को 43, 91 और 183 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर रहेगा वो सेम मिलेगा। तो ये मेथड को आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे स्पेशल केसेस रहेंगे जहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ लेट अस गो टुवर्ड्स 17th क्वेश्चन। सो द 17th क्वेश्चन सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35, 40 leaves the remainder 14, 19, 29 and 34 respectively। 4 नंबर आ गए और 4 नंबर के 4 अलग अलग रिमाइंडर आने चाहिए। 2 नंबर होते तो केस आसान होता, बट 4 नंबर है तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करने गए तो ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ सिमिलैरिटीज के साथ आते हैं, मतलब कि हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। 4 नंबर है और चारों के 4 रिमाइंडर दिए गए हुए हैं। जब आप एक चीज़ देखोगे तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगा, दैट ये जो डिवाइज़र है दैट इज़ 20 और 14 के बीच में 6 का डिफरेंस है। वैसे ही 25 और 19 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। 35 और 29 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है और 40 और 34 के बीच में भी 6 का डिफरेंस है। तो हमें एक ऐसा जो पैटर्न है ये हमेशा क्वेश्चन में मिलेगा। अगर ऐसा पैटर्न नहीं मिला तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, वो बहुत लंबा मेथड जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस आने के पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिमिलैरिटी क्या देखा, 6 रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में 6 का फर्क है। ठीक, अब हम बहुत ध्यान से सुनना अब इस बात को। देखिए यहाँ पे सपोज एक चीज़, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। दिस फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40। एक नंबर है एंड दैट इज डिवाइडेड बाय ये छोटे छोटे नंबर्स, मतलब हमें LCM निकालना है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन से ही पता चल गया। तो हमें एक ये चीज़ पता चल गया कि हमें LCM निकालना है, कि इन चारों नंबर का LCM निकालना है। और यहाँ पे हम डिवाइज़र को डालेंगे तो हमारा सबसे पहला डिवाइज़र क्या है, 20 है। मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये बोल रहे हैं कि 14 का रिमाइंडर छूटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढो जो कि डिवाइड करते टाइम 14 का रिमाइंडर छोड़े। अब कॉन्सेंट्रेट करिए, जब मैं LCM से 20 को डिवाइड करूँगा तब तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, कोई इसमें दो राह नहीं है। जब भी आप LCM से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिला। अब कॉन्सेंट्रेट करिए, वो जो हमें कॉमन नंबर मिला था 6, अगर मैं उस 6 को यहाँ पे माइनस कर दूँ, इस LCM के साथ माइनस कर दूँ, देखिए ये LCM एक बड़ा नंबर आया है। अगर मैं उसके साथ 20 माइनस करूँगा तो मुझे जस्ट प्रीवियस नंबर मिलेगा जो कि 20 से डिविजिबल होगा। अब मैं यहाँ पे 20 नहीं माइनस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 6 माइनस कर रहा हूँ, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अगर मैं 6 माइनस करूँगा तो इस केस में मेरा रिमाइंडर 14 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि ऐसा नंबर बताइए जिसका रिमाइंडर 20 से डिवाइड करते टाइम 14 रिमाइंडर छोड़े। अब वैसे ही मैं दूसरे नंबर को लेता हूँ
दूसरे नंबर यहाँ पे मेरा एलसीएम है और मेरा दूसरा नंबर दिया गया हुआ है 25। 25 से डिवाइड करूँगा एलसीएम को तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। बट मैं अगर यहाँ पे -6 कर दूँ, इस एलसीएम के साथ -6 कर दूँ, तो इसका जस्ट प्रीवियस नंबर जो कि डिविजिबल होगा वो क्या होगा, एलसीएम -25 होगा। बट मैंने -25 नहीं किया, मैंने -6 किया है, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 19 आएगा। और वही चीज़ हमें क्या पूछा गया हुआ है, 25 से डिवाइड करते टाइम रिमाइंडर हमारा 19 आना चाहिए। वैसे ही आप 35 के साथ देखेंगे तो 29 का रिमाइंडर छूटेगा और 40 के साथ देखेंगे तो 34 का रिमाइंडर छूटेगा जब आप एलसीएम से -6 कर देते हैं। मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस था चारों नंबर के बीच में, उसको आपको एलसीएम के साथ माइनस करना है। यही हमारा प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज़ पता चल गया कि हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम के साथ -6 करना है। चलिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए पहले तो सारे फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करके उसके जितने भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर्स को हम लिखकर रेज टू द पावर के फॉर्म में लिख देंगे। एलसीएम का मेथड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर देखिए, प्राइम फैक्टर्स ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं, 2⁻² और 2⁻3 दो नंबर्स हैं और इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 2⁻3। तो मैंने 2⁻3 को सेलेक्ट कर लिया। फिर 5 को चेक करता हूँ, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5⁻2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 5⁻2, तो मैंने इंटू 5⁻2 कर दिया। फिर 7 है, 7⁻1 एक ही टर्म है, तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 1400। एलसीएम मिल गया है, बट एलसीएम के साथ अब मैं -6 कर दूंगा तो मुझे वो आंसर मिल जाएगा जो कि जब भी मैं इन चारों नंबर के साथ डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 देगा। तो 1400 -6 कर दिया तो 1394 ये मेरा आंसर है, जो कि रिमाइंडर वही छोड़ेगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। अब हम 18th क्वेश्चन की तरफ आते हैं और 18th क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, इन अ सेमिनार, एक सेमिनार हो रहा है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। ठीक है, एक सेमिनार हो रहा है, उसमें कुछ बच्चे आए हुए हैं, 60 बच्चे हिंदी सब्जेक्ट के लिए आए हैं, फिर 84 बच्चे कौन से सब्जेक्ट के लिए आए हैं, इंग्लिश के लिए आए हैं, और 108 बच्चे मैथमेटिक्स के लिए आए हैं रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Okay, अब हमको बच्चों को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना है कि सेम नंबर ऑफ बच्चे क्लास में रहे, मतलब अगर 10 क्लासेस होंगे तो सेम नंबर ऑफ बच्चे रहें, और अगर हिंदी के बच्चे हैं तो हिंदी के बच्चे अगर 4 क्लास में हैं तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट के बच्चे नहीं आने चाहिए, हिंदी के बच्चे ही होने चाहिए। ऐसे हमें डिवाइड करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ क्लासेस कितना होगा, कितने नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए होंगे। तो अगर मैं जितने भी बच्चे हैं, मेरे को 3 नंबर दिए गए हैं, 60 नंबर दिया गया हुआ है, फिर मेरे को एक 84 दिया हुआ है और 108 दिया हुआ है। अगर इन तीनों नंबर का मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लूं, ठीक है, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो HCF है, HCF मैं यहाँ पे आपको शो करता हूँ। देखिए ये 3 नंबर हमको दिए गए हुए हैं, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। अगर मैं HCF निकालता हूँ, HCF एक छोटा नंबर होगा, एक छोटा नंबर होगा, इन तीनों नंबर से छोटा नंबर होगा। अगर मैं HCF को इससे डिवाइड करूंगा तो भी वो डिविजिबल होगा और मुझे एक प्रॉपर आंसर देगा।
और यहाँ पे भी मैं डिवाइड करूँगा तो भी डिविजिबल होगा, और इससे डिवाइड करूँगा तो भी डिविजिबल होगा। तो क्या होगा, जैसे कि अगर 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे को मैं इस HCF से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। और वैसे ही 60, ये जो 60 बच्चे हैं ये कितने क्लासेस में बैठ सकते हैं ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम सॉल्व आउट करते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, इन तीनों नंबर का फैक्टराइजेशन करके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स विथ लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर कौन सा है, इनमें हम देखते हैं 2 कॉमन है और 2 में सबसे कम जो पावर वाला है 2⁻² है, तीनों में ही 2⁻² है, हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं 3 भी तीनों में कॉमन है और इसमें लोएस्ट पावर कौन सा है, 3⁻1 है, तो उसको भी हम ले लेंगे। तो 2⁻2 इंटू 3 दैट विल गिव अस 12। मतलब 12 बच्चे, 60 में से 12 बच्चे एक क्लास में हम बिठा सकते हैं। ठीक है, तो हमें अगर 12 बच्चों को हम एक क्लास में बैठा सकते हैं तो हमें 60 में से कितने क्लासरूम चाहिए होंगे। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी का निकालते हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 12। एक क्लास में 12 बच्चे बैठ सकते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो हमें ये पता चलेगा कि 5 क्लास किस चीज़ के लिए चाहिए होंगे, हिंदी के बच्चों के लिए चाहिए होगा। तो हमने हिंदी के बच्चों को 12 करके 5 क्लास में बैठा दिया। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, इंग्लिश के बच्चों को ढूंढेंगे। इंग्लिश के बच्चों के लिए नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल टू 84 बच्चे थे, 84 डिवाइडेड बाय 12। तो 7 क्लासरूम हमें चाहिए होंगे जिसमें 12 करके 7 क्लासरूम में किसके बच्चे बैठ जाएंगे, इंग्लिश के बच्चे बैठ जाएंगे। और वैसे ही नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स पार्टिसिपेंट्स 108 डिवाइडेड बाय 12। तो 108 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। 9 क्लासेस में हम 12 बच्चे बैठा देंगे तो हमें 9 क्लासेस में बैठाना पड़ेगा। तो मैथ्स के बच्चे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब हमने 12 करके सारे, हिंदी में भी हमने 12 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वैसे ही हमने इंग्लिश में भी कर दिया और मैथ्स में भी कर दिया। और कितने क्लासरूम्स चाहिए टोटल में ये पूछा गया हुआ है। हिंदी के लिए कितना चाहिए, 5 क्लासरूम चाहिए, इंग्लिश के लिए 7 क्लासरूम चाहिए और मैथ्स के लिए 9 क्लासरूम्स चाहिए। तो इसके साथ हम जब इन सबको ऐड कर देंगे तो 21 क्लासरूम्स हमें चाहिए होंगे कि हम बच्चों को, सेम नंबर ऑफ बच्चों को हम और सेम सब्जेक्ट के लिए पढ़ने के लिए हम अलग अलग क्लासेस में बैठा सकें। और इसी के साथ हमारा 18th क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।